नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार की सियासत में नए मुख्यमंत्री को लेकर जितना रायता समेटने की कोशिश की जा रही है, उतना ही ये रायता जो है वो फैलता जा रहा है। बिहार की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ एक ही चर्चा है। आखिर अगला सीएम कौन होगा? सुशासन बाबू के नाम से पहचान रखने वाले नीतीश कुमार का दौर क्या सच में अब ढलान पर है? और अगर ऐसा है तो क्या भाजपा अब पूरी तरह अपने दम पर नई सरकार की तैयारी कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। और आज हम बात करेंगे बिहार की उसी सियासी हलचल की जिसने राजधानी से लेकर गांव तक चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बाबा। तो चलिए बिना देर किए बातचीत शुरू करते हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, बिहार में लालू प्रसाद यादव को रिप्लेस करने के लिए नीतीश कुमार आए थे। उस समय नीतीश कुमार की एक छवि थी। छवि ये थी कि ना किसी कॉरपोरेट घराने से उनका नाता था, ना आर्थिक भ्रष्टाचार का कोई आरोप था, और ना ही बदजुबानी के आरोप थे। मतलब कहे तो उनके ऊपर कोई दाग नहीं था। और उनका चेहरा एक विश्वसनीय यानी क्रेडिबल नेता के रूप में सामने आया था उस वक्त। लेकिन अब जो स्थिति है, स्थिति वैसी नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही हमने देखा किस तरह से बिहार की जनता ने उन्हें जनादेश दिया था, और वो भी भारी मतों से उनको जिताया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या भाजपा को नीतीश कुमार रिप्लेसमेंट मिल पाएगा? देखिए शिवांगी, जो बिहार की राजनीति है वो जी। एक ऐसे मोड़ पे आकर के खड़ी है जहां से किधर भी मुड़ सकती है। जी। कभी बाढ़ के पानी को आपने ऐसे देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन वीडियो में जरूर देखा होगा कि जब बाढ़ का पानी अपने परमान पे होता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, तो हम्म। उसे रास्ता तलाशने की जरूरत नहीं होती है, जिधर रास्ता होता है उधर मुड़ जाता है। जी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, आपने पहले नाम लिया लालू प्रसाद का, उसके बाद आप नीतीश कुमार जो है अपनी जी। राजनीति सेल्फमेड जैसा करते हैं। 4 लाइन से मैं शुरू करूंगा कि कभी आंधी तूफान से नहीं डरते, कभी जी। आंधी तूफान से नहीं डरते, सफर हवा की शर्तों पे नहीं करते, भरोसा खुद पे है, हमें ये जान लो तुम, पंख दूसरों के लगाकर उड़ान नहीं भरते। नीतीश कुमार के साथ ये 20 वर्षों का जो इतिहास रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, जब हम्म। जब नीतीश कुमार चुनाव में गए हैं तब तब नीतीश कुमार, चाहे जितनी भी उनकी संख्या रही हो, मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहे हैं। ये जी। पहली बार ऐसा है कि 20 से 25 फिर से नीतीश कहने के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने पर चर्चा हो रही है। जी, नीतीश कुमार बिल्कुल। मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर हम बहस कर रहे हैं, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, और लगभग नीतीश कुमार जी ने यह मान लिया है कि उन्हें अब बिहार की कुर्सी छोड़नी है। जी। इन सभी विषयों को अगर गंभीरता से आप देखें तो इस बीच में पूरी तरह से विपक्ष चुप्पी साधे हुए था। इक्का दुक्का नेता बात कर रहे थे। भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी पे तोहमत लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप, भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग, सब कुछ पहले से तय था कि नीतीश कुमार को जीत के बाद, सत्ता प्राप्त करने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार बनाने के बाद अलग कर दिया जाएगा, और उसमें बिल्कुल। कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप जानती हैं कि किसी का जमीन हो वहां मकान बना लीजिएगा तो अस्थायी तो होगा नहीं, कभी हम्म। भी बुलडोजर लगा के टूट सकता है। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं सकता है, नीतीश कुमार स्वेच्छा से हटना चाहें तभी हट सकते हैं। और जी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें अब ये तय मानी जा रही है कि 10 तारीख के बाद यानी 14 तारीख के बाद कभी भी नीतीश कुमार बिहार को बाय बाय करके दिल्ली की राजनीति में जा सकते हैं। जी। लेकिन कई पेच फंसे हुए हैं, उस पेच के साथ साथ नीतीश कुमार की शर्तें, नीतीश कुमार का डिमांड, ये तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि विपक्ष पहली बार काफी मुखर हो गया है। कल ही जी। आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ एक इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू था, जिसमें आईपी गुप्ता से वो बातचीत कर रहे थे। आईपी बिल्कुल। गुप्ता बड़ी ही सहजता से हर बात को कह देते हैं, और उनके बोलने का अंदाज और काम करने का अंदाज भी सबसे अलग है। आईपी गुप्ता और संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत में कई तथ्य सामने आए। पहली तो ये कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, बिना शर्त हम समर्थन दे रहे हैं, आप मेरे साथ आइए, जी। हमारे साथ आइए, आप फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिए या फिर अपने पुत्र को बैठाइए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव जो चुप्पी साधे हुए थे, कभी यदा कदा वो बोल दिया करते थे, उनके प्रवक्ता बोला करते थे, अब तेजस्वी यादव ने बिहार को कटघरे में खड़ा किया है। जी। बिहार को कटघरे में इसलिए खड़ा किया है कि देश की सबसे जो खराब स्थिति है वो बिहार की है। केरल में आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष बिहार के गरीब क्यों कहा बिहार को? गरीब राज्य इसलिए कहा कि इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि बिहार में लोगों को देने के लिए वेतन नहीं है और सरकार रेवड़ियां बांट रही है। जी। चुनाव के समय भी ये बातें चल रही थी और अब जो बात है वो मीडिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। केरल के उनके भाषण को लेकर के बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन इसको केरल से जोड़कर न देखा जाए, इसको बिहार जोड़कर देखा जाए कि जो वर्तमान बिहार की राजनीति है उसमें जो स्थिति है उस स्थिति को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार जिस स्थिति में छोड़ करके जाना चाहते हैं वो पैदा की हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये तेजस्वी यादव कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी भी होगी, क्योंकि अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और बिहार की स्थिति पर अगर ऐसा कुछ कहता है तो एक बात आप मान के चलिए कि जब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी हाथ में आएगी तो ये सारा दोष, सारा तोहमत भारतीय जनता पार्टी के माथे पर आ जाएगा। आपको पता है ना कि पिता के लिए हुए कर्ज पुत्र को वसूल करने होते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि बिहार किसी भी तरह से परेशान है। नीतीश कुमार जी ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से बिहार को चलाया है। लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें 2025 के चुनाव के बाद से बिहार की अब गणना, तुलना और कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के जाने के बाद अब कोई भी ऐसा शख्स नहीं रह जाएगा जिसको कहा जाए कि समाजवादी विचारधारा का हो, परिवारवाद से बिल्कुल दूर हो और आम आदमी की चिंता करता हो। महिलाएं जो नीतीश कुमार को अपना एक तरह समझिए कि भविष्य मानती थी, उन महिलाओं को जिनको ला करके जमीन से खड़ा करके नीतीश कुमार ने मुख्य पंक्ति में, अगली पंक्ति में खड़ा कर दिया। आरक्षण देने की बात हो महिलाओं को या महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, नीतीश कुमार ने हर सेक्टर में काम किया है। महिलाओं के कहने पर उन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शराबबंदी को बंद कर दिया, उसके लिए कानून ला दिया। अब इन सभी परिस्थितियों में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही थी, अब तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के कुर्सी से हटते ही विस्फोटक अंदाज में अब हमला करेगा। नीतीश कुमार को लेकर के कोई हमला नहीं हो रहा था जी, क्योंकि नीतीश कुमार दोनों ही खेमे में सरकार चला चुके हैं और दोनों ने नीतीश कुमार की बड़ाई की है। लेकिन अब नीतीश कुमार जैसे ही हटेंगे वैसे ही तेजस्वी यादव के पास एक वैलिड कारण होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी 2 बार जो है वो नीतीश कुमार के साथ बिहार की सरकार चला चुके हैं और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद की राजनीति का भी पूरा कोचिंग किया है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के पूरा सत्ता पक्ष आप देखिएगा कि उन पर चढ़ बैठा है। उन्होंने आखिर बिहार को गरीब राज्य क्यों कहा? तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य नहीं है, तो आप अमीरी का कोई प्रमाण तो दे दीजिए। अब इसको लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है और पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा कि नीतीश के समर्थक, नीतीश के पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, 2-3 लोगों को छोड़ करके सभी लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुप्पी साधे हुए हैं। जी। चिराग पासवान की पार्टी ने जरूर इस पर आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। उसके बाद अब जितने भी बयान देखेंगे उन सारे बयान में आपको नजर आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कर रही है और इसे बिहार का अपमान बता रही है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो हम बार बार कह रहे थे, पिछले कई वर्षों से हम कह रहे हैं कि नीतीश जैसे ही फ्रेम से आउट होंगे, आरजेडी भर से नीतीश जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी और कहीं ना कहीं वो मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। नीति आयोग के हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के बाद जिसका हवाला दिया गया है, उसके अनुसार आंकड़ों की माने तो बिहार गरीबी कम करने के मामले में भारत में सबसे तेजी से सुधार करने वाला राज्यों में शुमार है। जी। यानी कि एक बात तो तय है ना कि बिहार गरीब राज्य था। अब 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी को दूर करने के लिए इसमें काफी सुधार हुआ है। यानी तेजस्वी यादव यदि कह रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य था, गरीब राज्य है, तो इसमें कोई दो राय तो नहीं है। सुधार तो किसी भी स्तर पे हो सकता है और जहां तक सुधारों का आंकड़ा है कि बिहार में गरीबी का स्तर 2015-16 में 51.91% था, वहीं 25 में 33.76% हुआ है। यानी लगभग 17-18% का अंतर जरूर पड़ा है। तो ये क्रेडिट तो नीतीश कुमार को जाता है, बिल्कुल, लेकिन इसका डिस्क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है। उसके बावजूद भी अगर बिहार
गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ सका, गरीबी दर में विकास नहीं हुआ, तो इस जीडीपी का लेकर के क्या करेंगे आप? विकास दर में कहा जा रहा है कि 25-26 में 13% से 15% के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सभी बातें हम मानते हैं, लेकिन जी, इसका क्रेडिट तो सीधे सीधे नीतीश कुमार को जाता है। अब बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ गई हैं और इस चुनौती में जिस तरह से विपक्ष हमला कर रहा है और जिस तरह से कल आईपी गुप्ता ने बात की है, आईपी गुप्ता उस कोर टीम का हिस्सा है जो विपक्ष का अंग है। आपको पता होगा कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने किस तरह का रोल अपनाया था। आगे भी कहा जा रहा है कि वो एक ऐसे ही रोल में हो सकते हैं। उनके बात करने की शैली और कड़ी को जोड़ने का अंदाज कुछ अलग है। तो जी, क्या नीतीश कुमार को लेकर के ये सभी कहानियां बिहार में देखने को मिलेंगी? बिहार में सत्ता परिवर्तन वाला पूरा का पूरा जो खेल चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक पेंच फंसा दिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव, जो कि बिना शर्त समर्थन देने की बात अपने न कह करके नीतीश कुमार के सामने वो शर्त पहुंचा रहे हैं, या फिर कहा जाए ऑफर पहुंचा रहे हैं कि बिना शर्त हम समर्थन देंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कीजिए। जी। और ये मैसेज जो है आईपी गुप्ता के माध्यम से जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस बात को तैयार कर लिया और आईपी गुप्ता ने कहा भी है कि जब उनकी 13 तारीख को राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से और विपक्ष के सभी नेताओं से मुलाकात होगी, तो उस मुलाकात में नए एजेंडे की बात होगी। यानी बिहार में सरकार परिवर्तन होने से ठीक पहले जिस तरह का खेल विपक्ष कर दिया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण जरूर बना है। और जी, अगर ये पेज फंस गया है तो खेल बड़ा होने की भी उम्मीद से आप इनकार नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अब इसको लेकर के एक्शन में भी है और भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिएगा कि जितनी भी बातें हैं तेजस्वी यादव को घेरने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वहीं जो नीतीश की शर्तें हैं उसे भी मानने के लिए अंतिम दौर में पहुंच गया है। अब देखना जी, ये होगा कि नीतीश किस शर्तों पे काम करते हैं। क्या अपना मुख्यमंत्री जेडीयू देती है, या फिर जो विभाग हैं नीतीश कुमार ने छोड़े हैं, या जो मुख्य विभाग हैं वो अपने पास लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी लेते हैं। ये सभी चर्चाएं कहीं ना कहीं चल रही हैं। या फिर इन सब के अलावे नीतीश कुमार एक बार फिर से जब जब कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जब जब कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे उनके साथ नहीं जाएंगे, तब तब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। अब बिल्कुल। देखना दिलचस्प ये होगा कि 13 तारीख से आगे बढ़िएगा, जब खरमास खत्म होगा तो बिहार की राजनीति एक ऐसे चक्र में जाएगी कि पलड़ा किधर भी झुक सकता है। जी। बाबा, नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने ही वाले लगभग तय है, समय नजदीक आ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है चेहरा कौन होगा, और इस बहुत सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो दोनों डेप्यूटी सीएम अभी हैं बिहार के, उनके नाम आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने अभी आ गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात है। जी। देखिए जितने भी कयास लगाए जाएं, जितनी भी बातें की जाए, निश्चित रूप से आप जो बात कर रही हैं कि स्वाभाविक रूप से दोनों दावेदार तो हैं, हम्म। दोनों के दोनों कैपेबल भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठा करके सरकार चलाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में अपने दम पे आने की कोशिश कर रही है, यानी उसका मुखिया बनाने की कोशिश कर रही है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है, रबर स्टाम्प बैठाती है या फिर एक्शन वाले नेता को बैठाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और वो नीतीश कुमार को पसंद है कि नहीं है, ये भी जी। बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप इंतजार कीजिए ना 14 तारीख का। 14 तारीख के बाद बिहार की राजनीति में जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, उसमें सभी संभावनाओं पर इनकार नहीं किया जा सकता है। कभी भी कोई भी संभावना बदल सकती है। हम्म। बाबा, आपको क्या लगता है कि अगर जो भी अब आने वाला सीएम जो भी बनेगा बिहार में, उसके लिए आने वाला समय रास्ता आसान होगा या नहीं? बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि नीतीश जी। कुमार ने जो बार रेज किया है ना, उसे पार करने के लिए, उस हर्डल को पार करने के लिए आपको स्पेशल एक्टिविटी करनी होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। और आप जी। जानती हैं कि ये भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने ट्रेनिंग तो दिया है, लेकिन वो ट्रेनिंग कितना कारगर हुआ है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि नीतीश कुमार को छूना, उनके शैली में राजनीति करना और बिहार के लोगों को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो सुना आपने किस तरीके से बिहार की जो राजनीति है अभी किस बीच मझधार में फंसी हुई है। सबको इंतजार है 14 तारीख का। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले
बैठक होने वाली है, जो कि बहुत सारे संकेत देने वाली है। क्या नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।